अच्छा ये देखिएगा, one of the remarkable feature of Shakespearean comedy is that it contains continentals and Mediterranean backgrounds. ठीक है, ये मेडिटेरियन इसका आंसर है। शेक्सपियर्स हीरोइंस हैव कैरेक्टरिस्टिक, क्या, मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक। अब शेक्सपियरन हीरोइंस ज़रा देखिएगा कौन कौन सी है। पोर्शिया, मर्चेंट ऑफ वीनस को याद करें, पोर्शिया, और क्या है, एक और है उसकी ऑफेलिया, कोई और भी बताएं। ऑफेलिया है और डेस्डेमोना है, और कोई और बताएं फीमेल जो उसकी बड़ी ज़बरदस्त करैक्टरिस्टिक, उसकी मैस्कुलिन करैक्टरिस्टिक है। मतलब ये देखें, आप पोर्शिया का करैक्टर देखें तो वो मर्दों से लड़ती है, तो मैस्कुलिन उसकी करैक्टरिस्टिक है। तो इसका आंसर यही है। आपको मैंने टीच भी किया था मर्चेंट ऑफ वीनस, बड़ा अच्छे से टीच किया था, आपको याद होगा। पोर्शिया ने उसमें बड़ा ज़बरदस्त रोल जो अदा किया था। शेक्सपियर हीरोइंस हैव करैक्टरिस्टिक ऑफ मैस्कुलिन आएगा। मर्चेंट ऑफ वीनस इमर्जेस बिफोर अस एज अ फिलासफर, क्या उसमें कौन एज ए मर्ज होके आता है फिलासफर? कौन सी वो, एफेलिया थी, कॉर्डेलिया थी और सिल्विया थी, कौन थी वो? पोर्शिया। तो इसका आंसर है पोर्शिया। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे बिगिंस विद द इंसिडेंट ऑफ द शिप रैक। कौन सा ऐसा प्ले है जो शिप रैक के ऊपर स्टार्ट होता है? किंग लियर है, थेम्पस्ट है, ओथेलो है, 12th नाइट है। याद करें प्रॉस्पेरो को, मैंने आपको बताया था प्रॉस्पेरो जो है उसके भाई ने उसको निकाल दिया था, वो एक जजीरे पे चला जाता है आइलैंड के ऊपर, ठीक है। उस आइलैंड पे वो क्या कर देता है, वो समंदर के अंदर एक तूफ़ान बप्पा कर देता है अपने मैजिक के साथ, और वो स्टार्ट ही प्ले होता है किससे? वो एक रोमांसेस और रोमांस है, वो भी रोमांस प्ले है, और वो स्टार्ट किससे होता है? टेम्पेस्ट, एक तूफ़ान से। तो इसमें ये टेम्पेस्ट ही उसका नाम है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस, ये 9 है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन किस में? 16, आपको पता है कि 1066 में क्या वो एक बैटल हुई थी, और उस बैटल वो प्लेस वो कौन सी जगह पे हुई थी? बैटल ऑफ हेस्टिंग उसको कहते हैं, बैटल ऑफ हेस्टिंग। ये एक प्लेस थी जहाँ पे ये बैटल हुई थी, और इसमें वो जीत गया था नॉर्मेंडी, ठीक है। विलियम द कनकरर वो जीत गया था, और उसने किंग हैरोल्ड के साथ उसकी लड़ाई हुई थी। किंग हैरोल्ड जो है उसकी आंख में, मैंने आपको बताया था कि उसकी आंख में ये तीर लगता है जो उसकी आंख में लगता है जाके, और ये फिर इंग्लैंड के ऊपर भी छा जाते हैं। और ये इनके अंदर, नॉर्मन के अंदर ये करैक्टरिस्टिक मौजूद थी, ये जहाँ जाते उनकी फ़ीमेल से शादियाँ कर लेते और उनके कल्चर के अंदर समा जाते और उनका एक हिस्सा ही बन जाते थे। मतलब ये फ्रांस में गए तो फ्रांस के लोगों ने उन्होंने खुद इनको एक मतलब इनसे कहा कि हमारे ऊपर हमला ना करो, हम आपसे रिश्ता कर लेते हैं, मतलब आप हमारे साथ हमारे रिलेटिव्स बन जाएं। उन्होंने अपनी फ़ीमेल जो हैं इनको दे दी, इनसे शादियां करवा दी ताकि अमन कायम हो जाए। ये हमले करते थे। ये नॉर्मन्स जो थे ये बड़े फाइटर थे, ये स्कैंडिनेवियन साइड के कंट्रीज से आए थे, और ये सारे क्या थे? ट्राइबल मैन थे, स्लेव कीपर थे, फाइटर थे, ठीक है, किलर थे, और रॉबर किस्म के लोग थे। और इन्होंने फ्रांस को भी बड़ा तंग किया। फ्रांस के लोगों ने, इन्होंने एक नॉर्मेंडी कोई उधर इलाका था, उन्होंने कहा भाई यहाँ पे आप रहो, जो दिल करता लो, हम आपको फ़ीमेल भी दे देते हैं, हमारी फ़ीमेल से शादियाँ कर लो, हमें ना छेड़ो। और उनके साथ इन्होंने फिर शादियाँ कर ली, और वहाँ पे बैठ के फिर इंग्लैंड पे हमला करते हैं नॉर्मन्स, और वहाँ से स्टार्ट होती है एंग्लो नॉर्मन एज। नॉर्मन्स टुक प्लेस इन द, ये 1066 वो टाइम था जब ये जीते हैं। सरगेवियंस एंड द ग्रीन नाइट इज रिप्रेजेंटेटिव पोएम्स ऑफ द एज। अच्छा, ये किस एज की है? मैंने इसको चेक किया जब, मतलब मैंने जब आपको पढ़ाया है तो ये मैंने आपको किस एज में पढ़ाया था, याद करें। सरगेवियन एंड द ग्रीन नाइट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कौन सी एज की ये वर्क है?
इन्होंने लिखा हुआ है रेनेसेंस एज। तो मेरे ख्याल में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो मेडिवल एज था, मेडिवल एज के अंदर इसका लिटरेचर जो है आता है। तो ये मेडिवल एज का वर्क है और इन्होंने यहाँ पे भी रॉन्ग लिखा हुआ है, और ये मैंने इसको चेक किया है, उन्होंने पीछे आंसर में भी रॉन्ग किया हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग हैं, इतनी मिस्टेक्स हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बुक्स जो लिखने वाले हैं ये जस्ट पैसे के लिए लिखते हैं। चौसर इज़ अ पोएट। क्या है चौसर? पोएट है, यानी वो सीरियस पोएट था, वो कॉमिक पोएट था, वो सरकास्टिक पोएट था। हमने चौसर के बारे में पढ़ा था कि वो रियलिस्ट था। कैसा पोएट था? रियलिस्ट पोएट था। वो रियलिज्म दिखाता था, जैसी सोसाइटी वैसे पेंट कर देता था। तो यहाँ पे रियलिस्ट आना था, इसलिए नन ऑफ दीज हम कहेंगे। सर पोइट्री अगर हम यहाँ पर सीरियस करें तो हमारा गलत होगा? सीरियस मतलब वो रियलिस्ट था। एक सीरियस और होता है, रियलिस्ट और होता है पोइट्री की मतलब लिटरेचर की टर्म में। तो नन ऑफ दीज आएगा। सीरियस और होता है ना कि बंदा वो हर वक्त सीरियस ही बैठा हुआ है। तो एक रियलिस्ट होता है, वो और होता है एक लिटरेरी टर्म में। रियलिस्ट मीन के जैसी लाइफ वो देखता है वो वैसी पेंट कर देता है। सीरियस इज़ एन अदर जस्ट लाइक अ सिंसियर, और इस तरह की सेंस में आता है। तो मैंने जो चीज़ नोट की है यहाँ पे आएगा, इसलिए आएगा, यहाँ पे आना था रियलिस्ट। तो इसका कोई भी आंसर ठीक नहीं है, हम इसको नन, और पीछे भी तकरीबन यही दिया हुआ। पोइट्री वी फाइंड द गैप बिटवीन द क्रिश्चियन आइडियल्स एंड द रियलिटी ऑफ लाइफ। पोइट्री वी फाइंड द गैप बिटवीन द क्रिश्चियन आइडियल्स एंड द रियलिटी ऑफ लाइफ। ये जॉन डन ने कहा था। जॉन डन ने, जैसे आपको पता, लव एंड डिवाइन पोएम भी लिखी हैं, ठीक है। और वो क्या कहता है कि पोइट्री जो है वो क्या है, वो बताती है वो गैप होती है क्रिश्चियन आइडिया और रियलिटी के दरमियान, गैप बिटवीन द क्रिश्चियन आइडियल्स एंड द रियलिटी। उसके बाद आ गया रेनेसेंस अप्रॉक्सीमेटली। जेफरी चौसर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। जेफरी चौसर जो है वो 1340 में पैदा हुआ है और 1400 में उसकी डेथ हुई है। जेफरी जो है, जब रेनेसेंस एज स्टार्ट हो रही थी, उसका डान हो रहा था, स्टार्ट हो रही थी, तो वो उस वक्त मौजूद था। इसीलिए इसे कहा जाता है ही इज़ द डान ऑफ द रेनेसेंस एज। रेनेसेंस एज जब स्टार्ट हुई थी तो ये मौजूद था 14वीं सेंचुरी में। इटली के अंदर रेनेसेंस एज आ गई थी और वो उसको विज़िट करके आया था वहाँ पे। तो अब चौसर ने अपनी लाइफ में, मैं अक्सर बताता हूँ कि 3 बड़े इवेंट्स देखे हैं। एक तो 100 ईयर जंग लगी हुई थी, किसके? फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान, और इसमें जेफरी चौसर भी पकड़ा गया था। और जेफरी चौसर को उस वक्त का जो बादशाह था, किंग था, उसने पैसे दे के छुड़वाया था। और इसके बाद पीसेंट रिवॉल्ट जो है वो भी चल रहा था, लोगों पे टैक्सेस लगे तो उन्होंने पीसेंट रिवॉल्ट कर दी। ब्लैक डेथ भी देखी है, ठीक है। ये चीज़ें उस वक्त के जो प्रीस्ट थे वो लोगों को हाथ ही नहीं धोने देते थे। वो कहते सफाई ना करो, बस जैसे नेचर ने तुम्हें भेजा ना वैसे ही रहो बस। तो इस वजह से वो बीमारी जो प्रीस्ट जो थे वो और फैला रहे थे, मतलब वो लोगों को सफाई नहीं रखने देते थे। तो लोग जो हैं वो ज़्यादा बीमारी का शिकार हो रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा। रेनेसेंस एज जो है उसके बारे में यहाँ पे वो पूछ रहा है कि हमसे कि रेनेसेंस एज अप्रॉक्सीमेटली कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है। मैंने आपको अक्सर बताया कि 15वीं सेंचुरी से लेकर 17वीं सेंचुरी तक का जो टाइम है इंग्लैंड के अंदर जो है वो रेनेसेंस एज है, ठीक है। और ये सबसे पहले कहाँ पे आई थी? इटली में। इटली से फ्रांस में इंग्लैंड, और फिर उसके बाद पूरे यूरोप में ऐसे फैली थी रेनेसेंस एज। रेनेसेंस एज एक स्पिरिट थी, एक थाट थी, एक सोच थी कि इन चर्चेज़ को रिजेक्ट करें और मीनिंग फाइंड करें किस में? इस दुनिया के अंदर ही। ये एक सोच थी, और री इंटरप्रिटेशन, री एवेल्यूएशन और री ट्रांसलेट किया गया पूरे लिटरेचर को, और दोबारा से देखा गया कि व्हाट इज़ व्हाट एंड हु इज़ हु। तो उससे पे लोगों ने सोचा कि पैसा हम कमाते हैं, ये चर्च वाले ले जाते हैं। उस वक्त पहले चर्च जो था वो सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ था। सारी अटेंशन किसको दी जाती? चर्च को। चर्च ही हुकूमत करता, चर्च गवर्न करता। आगे देखें
तो यहाँ पे क्या बनेगी 1550 से 1660, ये अप्रोक्सीमेट एज है, ठीक है। उसके बाद 14 देखें, किंग लियर वॉज रिटन इन द ईयर्स 1605। किंग लियर में क्या है करैक्टर, क्या स्टोरी है उसमें? एक तो प्लाट जो हैं उसके काफ़ी हैं, दो प्लाट जो हैं वो साइड बाय साइड चलते हैं। एक ग्लोस्टर का प्लाट होता है, एडगर और एडमंड का, ठीक है। एक उसमें चल रहा होता है किंग लियर उसकी बेटियों का। एक किंग लियर है, उसकी 3 बेटियां हैं। पहली बेटी का नाम क्या है? गोनरल, रेगन, कॉर्डेलिया। तीनों से पूछता है, रेगन से पूछता है कितनी मोहब्बत करती हो चांद सूरज सितारों से ज़्यादा? गोनरल, चांद सूरज सितारों से करती हूँ, लेकिन जब शादी होगी आधा प्यार तो उधर भी तो चला जाएगा, तो सोच लो। कहती सोच लिया, नथिंग, ही सेड नथिंग विल गेट नथिंग। ये उसका डायलॉग है किंग लियर का। सारी दौलत बेटियों को दे देता है, एक को बेचारी को वैसे ही एक शहजादे को दे देता है, और उसके बाद अल्टीमेटली वही उसे संभालती है। फिर इसके बाद एडमंड जो उसका ग्लोस्टर का एक बास्टर्ड सन है, वो एक चाल चलता है, वो इन दोनों बेटियों को फांस लेता है किंग लियर की, और ये आपस में लड़ लड़ के मर जाती हैं, और एडमंड को एडगर मार देता है, और इस तरह कॉर्डेलिया और किंग लियर जो है उसकी भी डेथ हो जाती है। तो ये एक ट्रेजेडी है शेक्सपियर की। द सेंट्रल हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द 17th सेंचुरी इज़ द। अच्छा जी, हिस्टोरिकल यहाँ पे बहुत सारे 17th सेंचुरी में इवेंट हुए। एक तो बंदे को ये कंफ्यूज कर देता है कि अब इतने इवेंट हुए हैं, हम कौन सा इवेंट बताएं भाई। अब हमें जानना पड़ेगा कि 17th सेंचुरी में वो कौन सा इवेंट है। वो कहता है जो 1642 और 51 के दरमियान हुआ है, ठीक है। ये हुई थी, एक सिविल वार हुई थी, ठीक है। एक सिविल वार हुई थी, द इंग्लिश सिविल वार बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द किंग, यानी पार्लियामेंट और किंग के दरमियान एक वार हुई थी। आपको पता है कि जेम्स जो था वो उनके कंट्री का नहीं था। जो जेम वहाँ पे आया था, किंग जेम, एलिजाबेथ की डेथ के बाद, एलिजाबेथ वन की डेथ के बाद, वो तो उनके कंट्री का नहीं था, स्कॉटलैंड का था। तो वो उसे मारने का भी प्लान करते हैं। उसको कहते हैं गन पाउडर प्लाट, ठीक है। ये याद कर लें, गन पाउडर प्लाट जो है कब हुआ था? गन पाउडर प्लाट भी उसी सेंचुरी में हुआ था, ये 1605 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद कैथोलिक कॉन्स्पिरेसी टू ब्लो अप द पार्लियामेंट इज़ डिस्कवर्ड, वो डिस्कवर हो जाता है और उसको पकड़ लिया जाता है और उसको हैंग कर दिया जाता है उस बंदे को। फिर उसके बाद 1608 में मिल्टन की पैदाइश हुई है, मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1608 में, ये भी 17th सेंचुरी में हुआ, 1608। फिर उसके बाद जॉर्ज जो है, जॉर्ज विलर्स द ड्यूक ऑफ बकिंगम, जो यानी ड्यूक ऑफ बकिंगम जो है, इज़ असैसिनेटेड इन द पोर्टमाउथ, यानी ये एक मकाम है, उसमें उसको जॉर्ज विलर्स द ड्यूक ऑफ बकिंगम जो है, ड्यूक ऑफ बकिंगम को भी मतलब असैसिनेट कर दिया गया था। उसका नाम था जॉर्ज विलर को भी असैसिनेट इसी सेंचुरी में किया गया, 17th सेंचुरी में। और जो इम्पोर्टेंट इसमें इवेंट है, याद कर लें, इंग्लिश सिविल वार बिटवीन पार्लियामेंट एंड किंग। पार्लियामेंट आपको पता है कि इसमें लड़ती है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद आपने देखा होगा, हमने चार्ल्स को देखा, चार्ल्स वन जो है उसकी तो बनती नहीं थी पार्लियामेंट से, अक्सर लड़ाई रहती थी। तो ये सारे इवेंट जो हैं 17th सेंचुरी में हुए हैं, और उसने हमसे पूछा ही, देखें वो कैसे क्वेश्चन पूछा है उसने। वो कहता है कि इस सेंचुरी में हमें ये बताएं कि ये जो एरिया है, ये जो टाइम है, इस टाइम पे क्या हुआ था, यानी 1642 से 51 तक उसने पूछा। तो ये सिविल वार हुई थी किंग, ये आयरलैंड की वजह से हुई। आपको पता है कि आयरलैंड से टैक्स मांगते थे, और वो एक कौन सी नेशन थी? वो एक कैथोलिक नेशन है। ज़्यादा लोग वहाँ पे कौन से सेक्ट के हैं? कैथोलिक के। इंग्लैंड के कौन है? प्रोटेस्टेंट। तो ये इनकी आपस में बनती भी नहीं थी,
तो ये आयरलैंड जो है ये रिवॉल्ट कर देते हैं आयरलैंड के, तो ये सिविल वार स्टार्ट हो जाती है। और ये सिविल वार जो है अल्टीमेटली सेटल होती है ओलिवर क्रॉमवेल जो है वो उसकी विक्ट्री पे। ओलिवर क्रॉमवेल आपको पता है कि वो प्योरिटन था, और वो क्या करता है अल्टीमेटली पकड़ लेता है चार्ल्स टू को और उसको क्या कर देता है, बीहेडेड कर देता है। और फिर वो बाद में क्या होता है, बाद में मैंने आपको बताया कि चार्ल्स टू वापस आता है। चार्ल्स टू वापस आके अपने रिलेशन सेटअप करता है, इन सारे प्योरिटन को माफ़ कर देता है, जिसको उसने मारना होता है उसे मरवा भी देता है। और चार्ल्स टू आके रोमांस और लव और इस तरह की सेक्सुअलिटी, न्यूडिटी और इस तरह की चीज़ों को बड़ा प्रमोट करता है। वो बड़ा याश बंदा था। द सेंट्रल हिस्टोरिकल इवेंट 17th सेंचुरी, ये हो गया। नेक्स्ट देखें, कहता है मिल्टन रोड पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट कब लिखी है? हाँ आयशा, कब लिखी है? 1667 में मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी है। पैराडाइज लॉस्ट जो है, और ये ब्लैंक वर्स में इसका वर्क है। और पैराडाइज लॉस्ट एक स्टोरी है, और उसके अंदर ये भी बड़ा कॉन्फ्लिक्शन कि उसका रियल हीरो प्रोटैगनिस्ट कौन है। कुछ कहते हैं गॉड है, कुछ क्रिटिक, कुछ कहते हैं सैटर्न जो है, कुछ ये भी कहते हैं मिल्टन खुद ही हीरो है, इसका प्रोटैगनिस्ट है, क्योंकि वो उसके हालात उसके साथ ऐसे थे। एनी हो, नॉट अ क्रिटिक जो है इस पे एग्रीड नहीं है। द पीरियड फ्राम 1660 70 90 इज characterized by the rise of the drama, novel, poetry, odes। आपको पता हो मैंने आपको बताई थी एफ्रा बेन, आपको एक डिस्कस की थी, फीमेल राइटर। ये जो थी इसने भी नावल पे वर्क किया है, और इस वक्त राइज हुआ था ड्रामा। आपको 17 कहते हैं ना 18th सेंचुरी में नावल आया था, याद करें। तो ये टाइम जो है एग्जैक्ट राइज है किसका? नावल का। तो नावल जब वो पूछेगा 1616 से 1790 तो राउंड अबाउट 19th सेंचुरी बनती है, मतलब 18th सेंचुरी बनती है। तो 18th सेंचुरी हम बताएंगे कि 18th सेंचुरी में तो नावल आएगा, तो इसका फ़ौरन आंसर आप किस पे टिक करेंगे? नावल के ऊपर। उसके बाद आ गया टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंचुरी द फोकस ऑफ द लिटरेचर बिकम ऑलमोस्ट इंटायरली सेकुलर। कौन सा कहता है वो वक्त है, टाइम था, वो कौन सी सेंचुरी? एंड ऑफ सेंचुरी, टूवर्ड द एंड ऑफ द सेंचुरी द फोकस ऑफ द लिटरेचर बिकम ऑलमोस्ट इंटायरली सेकुलर। कौन सी सेंचुरी में बन गया था? 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में क्या हो गया था? सेकुलर हो गया था। लोग सेकुलर चीज़ों को, रिलीजन को बिल्कुल छोड़ के किसके ऊपर फोकस करने लगे? सेकुलर चीज़ों पे। तो सेकुलर क्या होता है? सेकुलर के अंदर होता है कि मैक्सिमम जो है वो मज़हब को पीछे करके दुनिया से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, उसकी प्रोग्रेस को, डेवलपमेंट को, साइंटिफिक चीज़ों को, रैशनल चीज़ों को, रियलिज्म को, नेचुरलिज्म को। रिस्टोरेशन एज की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है उसमें स्टायर था। उस एज में हीरोइक कॉपलेट में लिखा जाता था, ठीक है। सोशल लाइफ थी उसमें को डिस्कस किया जाता, पॉलिटिक्स को डिस्कस किया जाता क्योंकि चार्ल्स टू वापस आया था, फेथ को डिस्कस किया जाता, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को डिस्कस किया जाता क्योंकि चार्ल्स टू जो था वो खुद ही एक वलप्चुअस किंग था। रिजेक्शन ऑफ द प्योरिटनिज्म। रिजेक्शन ऑफ प्योरिटनिज्म जब मैं आपको कह रहा हूँ तो इसका मतलब रिजेक्शन ऑफ रिलीजियस पीपल। हॉपकन 22 Hopkins is a late century poet and main theme of his poetry wonder of find the God's word। यहाँ जी कौन सी सेंचुरी का कहता है ये पोएट है? 19th सेंचुरी का पोएट है हॉपकन। हॉपकन जो है वो 19th सेंचुरी का पोएट है। उसके बाद 23 सेपरेट 19 ही कह रहा हूँ मैं। नहीं, ये जो 19th वाला क्वेश्चन है इसमें एलिट्रेशन तो रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट नहीं आता। एक मिनट, मैं तो ये मेरे ख्याल में किया ही नहीं, मैं आगे गुजर गया हूँ इससे। हाँ जी, एक मिनट, 19 वाला जी, एक मिनट। रेपिटेशंस ऑफ वावल साउंड्स इन
a lines of the poetry is called alliterations. असल में जो इसको मैंने तो चेक। हाँ ठीक हाँ है। हाँ बोलें, आप क्या कह रही हैं? ये कॉन्सोनेंट साउंड्स की नहीं होती अलिटरेशन में रेपिटेशन? असल में पता क्या है, ये उसने एक वर्ड लिखा हुआ, वो तो आई थिंक मिसप्रिंट है या ठीक नहीं है। ठीक है, जो स्टार्ट में होता है ना, मतलब जो स्टार्ट में वावल साउंड आती है किसी के, उसको एलिट्रेशन से ही हम डिनोट कर लेते हैं। इसको मैंने चेक किया था। तो लेकिन अगर सेंटर में कोई साउंड आती है ना, वावल साउंड किसी चीज़ के, जैसे रैबल, बैबल, टेबल्स, इस तरह जो सेंटर में जो साउंड आती है वावल, वो उसको कहते हैं एसोनेंस। ठीक है, किसी मतलब साउंड किसी वर्ड के सेंटर में साउंड आ रही है, ऐसे सेंटर में आती जा रही है, उसको कहते हैं एसोनेंस। एलिट्रेशन होती है कॉमन, जो मतलब कोई रेपिटेशन आ रही है उसको कहते हैं, चाहे वो स्टार्ट में आ जाए, तो स्टार्ट में वावल की भी आ जाए तो उसको एलिट्रेशन कह लेते हैं। बहरहाल इसको आप चेक कर लीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा इससे रिलेटेड, मैंने इसको चेक किया था। तो ये इसने यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट हुआ है, इसीलिए ये उन्होंने ये लगा दिया है, तो इसका एलिट्रेशन ही आता है। यानी हो अगर वो सेंटर में पूछ लें कि सेंटर के वर्ड में जब रेपिटेशन आती है वावल साउंड की, तो वो एसोनेंस ही होता है। द पोएट हु मेक्स एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ द क्या चीज़ लिखा हुआ है, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ एलिट्रेशन। कौन सा ऐसा पोएट है जो बहुत ज़्यादा एलिट्रेशन यूज़ करता था? वो था स्पेंसर। ठीक है, एडमंड स्पेंसर, ये एलिजाबेथन पोएट है। उसके बाद द पोएट हु मेक एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ द एलिट्रेशन, वो एडमंड स्पेंसर था। द यूज़ ऑफ द एंटीक्वेटेड वर्ड इन द पोइट्री, कौन यूज़ करता है? यानी वो कौन से वर्ड हैं जो पुराने वर्ड होते हैं पोइट्री के अंदर, वो होते हैं आर्खेज़म। क्या उनको कहते हैं? आर्खेज़म्स। तो आर्खेक वर्ड जो होते हैं, ये आएगा उसका। हॉपकन, ये मैंने बता दिया। सेपरेट सेक्शंस इन द ब्लैंक वर्स पोएम्स आर कॉल्ड कैंटोस। जब कोई लंबी पोएम होती है ना, बहुत लंबी, जैसे डांटे की पोएम है तो उसकी बहुत ज़्यादा लाइन है, तो वो बहुत सारे सेक्शन में ऐसे डिवाइड कर दी जाती है। जैसे आपने देखा रेप ऑफ द लॉक को देखा, तो उसको कैसे सो सेक्शन में उसने कैंटो में बांटा हुआ है। कितने कैंटो हैं उसके रेप ऑफ द लॉक के, आयशा? कैंटो 2, कैंटो 3, कैंटो 4, कैंटो 5। ठीक है, तो उसको सेपरेट कैंटो मीन चैप्टर ले लें। ठीक है, मज़ीद आप यहाँ पे नोट कर लें, कैंटो जो है ये क्या इटालियन वर्ड था, मतलब ये सबसे पहले ग्रीक से इटालियन में आया, जिसका मतलब क्या होता है, कैंटोस का मतलब क्या होता है, सॉन्ग। यानी वहाँ पे जो सॉन्ग इंचेंटिंग की जाती थी सॉन्ग्स की, जो प्रीस्ट वगैरह या जो भी वो करते थे, वो क्या करते थे, वो लंबा सॉन्ग होता तो उसको बांट लेते, जैसे कैंटो में पहली सिटिंग पे आधा पढ़ लिया, दूसरी सिटिंग पे आधा पढ़ लिया, तो वो उन्होंने वहाँ से ये वर्ड लिया कैंटो। कैंटो का मतलब क्या था, सॉन्ग, पोर्शन ऑफ पोएम दैट कुड बी संग। भी आधी आपने आज गा ली है, वो दूसरी जो वो फिर सिंग कर ली, फिर वो चैप्टर में सिंग कर ली आधी, तो इसी से उन्होंने पोएम को भी कैंटो में बांट लिया। कैंटो का मतलब क्या होता है, सॉन्ग। तो आधा आप भी आपने एक बना लिया चैप्टर, फिर दूसरा, तीसरा सेक्शन या पोर्शन, इसको हम कैंटो कहते हैं। 24 वुदरिंग हाइट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंग्लिश फिक्शन वॉज रिटन बाई, किसने लिखा है? इमली ब्रोंटे ने। इमली ब्रोंटे जो है एक फीमेल है, उसने इसको लिखा है। इमली ब्रोंटे जो है वुदरिंग हाइट इसने लिखा है, और ये पैदा हुई है 1818 में, इमली ब्रोंटे। ठीक है, और इसकी डेथ हुई है 1848 में, यूनाइटेड किंगडम में। और इसने जब ये लिखा है, यानी ये वुदरिंग हाइट जो नावल है, जब इसने लिखा तो इसने स्यूडोनेम जो अपना यूज़ किया था, जो फेक नेम यूज़ किया था, वो था इलिस, ELLIS, इलिस बेल। इलिस बेल इसने अपना स्यूडोनेम यूज़ किया था। स्यूडोनेम होता ना फेक, जैसे जॉर्ज इलियट ने बनाया हुआ था अपना, इलिस बेल। तो ये क्यों, इसकी एज ज़रा देखें और मुझे बताएं ये कौन सी एज में आ रही है।
आयशा किस एज में आ रही है? सर ये विक्टोरियन एज में हो रही है। विक्टोरियन एज में, वेरी गुड। और वो क्यों उस वक्त ये लोग यूज़ कर रहे थे अपना सूडोनेम? इसलिए सूडोनेम यूज़ करते थे। सूडोनेम इज़ जस्ट लाइक अ फेक नेम एंड दे वर यूजिंग इन अ वे टू हाइड आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए पोइट्स और जो नावलिस्ट थे वो मोस्टली अपन, क्योंकि मेल डोमिनेट सोसाइटी थी, फीमेल को तो वो समझते कुछ नहीं थे। इवन के मलका विक्टोरिया जो थी वो भी ख़िलाफ़ थी कि औरतों को ज़्यादा हकूक़ ना दिए जाएं। अगर वो उनके ख़िलाफ़ ना होती तो वो ले सकती थी हकूक़, उसकी तो हुकूमत थी। अच्छा जी, ये होगी 1818। उसकी एज जो है वो आपको बड़ा कुछ बता देगी। ये किस एज का पोइट है, क्या अप्रोच है इसकी, क्या लिख रहा है, कैसा लिखता है, ये सारी चीज़ें आपको उसकी एज ही बता दिया करेगी। उसकी एज को आपने देखना है। आगे देखें कौन सा है, कौन सा नंबर चल रहा था? अच्छा 26 हो गया, ठीक है। हाँ 25 करना। Far-fetched metaphor is called simile, hyperbole, ballad, conceit. अब जो far-fetched जो simile है वो कौन यूज़ करता था सबसे ज़्यादा? कौन से पोएट यूज़ करते थे? जिसको जो डॉक्टर जॉनसन ने जिनको क्रिटिसाइज़ किया था, और ये कौन यूज़ करते थे सबसे ज़्यादा ये सिमली मेटाफर? मेटाफिजिकल। यस, ये मेटाफिजिकल पोएट जो हैं, मेटाफिजिकल पोएट इनको यूज़ करते थे कि फॉर फेच्ड इमेजेस जो हैं वो उनको कंबाइन करते और वो उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते उससे। और इसको एडमायर किया था टी.एस. इलियट ने, जबकि जो डॉक्टर जॉनसन है उसने उसको क्या कहा कि ये लोग बिल्कुल ऐसे बेकार पोएट होते हैं और बिल्कुल ठीक नहीं लिखते, ऐसी चीज़ों को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं जो कि कंपेरेबल ही नहीं होती, वो बिल्कुल उनके दरमियान कोई कंपैटिबिलिटी नहीं होती। जैसे वो कहता है कि एक कंपस है, वो देखें वो इंसान को, ह्यूमन बीइंग को क्या बना रहा है? कंपस। कहता है तुम ये कोना हो और मैं ये कोना, ठीक है, आप जब तक तुम यहाँ पे फिक्स रहोगी तो मैं ऐसे तुम्हारे गर्द रोटेट करता रहूँगा, अगर तुम यहाँ से हिल जाओगी, इधर उधर हो गई, तो कहता मैं फिर अपना चक्कर कंप्लीट नहीं कर सकूँगा। You and me are the two part of the compasses. Wherever I go, I shall rotate around you, as long as you are fair. जब तक तुम फेयर रहोगी मैं तुम्हारे गिर्द ही घूमता रहूँगा, जॉन डन कहता है। तो वो वर्ड्स के साथ खेलता, फर-फेच्ड इमेजेस लाता, इवन के वो कहता है द फ्ली ऑफ लव हैज सक माई ब्लड एंड योर एंड ही हैज़ ज्वाइंड अस वन, और उसने हमें वन कर दिया है। ये जो प्यार का जो फ्ली है, फ्ली होता है ये इंसेक्ट होता है, कहता है इसने मेरा ब्लड भी सक कर लिया, तुम्हारा भी, और हम दोनों के ब्लड को एक बना दी। देखिए इस तरह की वो इमेजेस यूज़ करता, फर-फेच्ड इमेजेस यूज़ करता, कंपेरेबल नहीं होती थी, बड़ी मुज़हिका खेज़ हो जाती है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉनसन। वो उसको क्रिटिसाइज़ करता है। बिजेंटियम इज़ द पोएम अबाउट, आपने पढ़ा, मैंने आपको सेलिंग टू बिजेंटियम पढ़ाई थी, याद करें। तो उसमें वो क्या कहता है, कहता है कि ये जो सिटी के लोग हैं ना, ये बूढ़े लोगों की बिल्कुल कदर नहीं करते। तो वो उसमें किस सिटी को कहता है कि सिटी के जो लोग हैं जहाँ मैं रहता हूँ, वो क्या कहता है कि वो यीट्स क्या कहता है, W.B. यीट्स कहता है ये लोग बिल्कुल, W.B. यीट कहता है, विलियम बटलर यीट कहता है कि बूढ़े इंसानों की तो ये दुनिया ही नहीं रही, उनको तो ये लाइक ही नहीं करते, उनसे कोई डिस्कस ही नहीं करता, वो तो बेचारे बेकार हैं। तो उसमें वो सिटी कंट्री के, उस वक्त का जो कंट्री के लोग हैं वो उनको डिस्कस कर रहा है, तो इसमें कंट्री ही आएगा। उसके बाद कार्ल सैंडबर्ग्स जो है मॉडर्न पोएट है, वॉज बोर्न, कहाँ पैदा हुआ? एलेनी एक प्लेस है, एलेनीज अमेरिका के अंदर एक प्लेस है, वहाँ पे ये पैदा हुआ। उसके बाद टी.एस. इलियट इज़ अ पोएट, कौन सा पोएट है वो? इंग्लिश पोएट है, कैनेडियन पोएट है, आयरिश पोएट है, ये अमेरिकन था, यानी अमेरिका के अंदर पैदा हुआ था, वैसे वो आ गया था उधर इंग्लैंड में, तो ये अमेरिकन पोएट था। उसके बाद पोएम कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ वाज रिटन बाय द इमली डिकिंसन ने इसको लिखा है, क्या नाम है? आई कुड नॉट स्टॉप फॉर माई डेथ, आई कुड नॉट स्टॉप फॉर माई डेथ, इमली डिकिंसन ने इसको लिखा है। उसके बाद आ गया 30 है, 30 में कहता है टी.एस. इलियट पोएम द वेस्टलैंड इज़ डेडिकेटेड, किसको डेडिकेट की थी? एजरा पॉन्ड को, हमने इसको डिस्कस किया था।
उसके बाद सम ऑफ द कैंडिड नावल्स वाज बैंड इन इंग्लैंड एंड अमेरिका। किसको बैंड किया था याद करें, इन चारों में से देखें, फील्डिंग को, रिचर्डसन को, थैकरे को, डीएच लॉरेंस को। उसके बाद फील्डिंग, अब देखें डीएच लॉरेंस, अब आपको कभी वैसे आप पढ़ते रहते तो आपको शायद भूल जाता, अब हमने इसको डिस्कस कर लिया इंशाल्लाह, ये आपको जब भी आएगा सामने फ़ौरन आप इसको टिक करोगे। फील्डिंग सीम टू बी द मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द, किससे इन्फ्लुएंस था वो, डैनियल डेफो से। शेक्सपियर एक्टेड वन ऑफ द प्ले, किसके उसने, अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि वो जो ये जो पील है इसके किसी प्ले में उसने एक्टिंग का रोल अदा किया है। लेकिन मेरी रिसर्च जहाँ तक ये कहती है कि बेन जॉनसन के प्ले में उसने एवरी मैन इन ह्यूमर में कहीं उसने परफॉर्म किया है। यस सर। मैंने इसको रिसर्च किया तो मुझे यही लगा, और मेरा क्योंकि मुझे पता है कि वो पील के साथ उसका कोई ऐसे भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इतनी, तो ये इसके साथ बेन जॉनसन के साथ उसके ताल्लुकात भी अच्छे थे, उसे एडमायर भी करता है बेन जॉनसन। वेल नोन मॉडर्न पोएट एलिजाबेथ सिवेल was born in America. Linguistic is a combination of two words, linguistic. उसके बाद साउंड प्रोड्यूस विद द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर इन द माउथ इज कॉल्ड, अब थोड़ा सा लिंग्विस्टिक का टच दिया है। आज इसका रिमेनिंग जो है ना, ये आशा मैं इसका रिमेनिंग मैं आपको दूंगा, आपने उसका मुझे फिर सॉल्व करना है। मतलब 41 मैंने इसके किए हैं, तो जो रिमेनिंग है उसके मैं आपको एज अ बतौर टेस्ट सेंड कर दूंगा, आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश, तो आपसे फिर पता भी चल जाएगा। ये पूरा पेपर है 100 मार्क्स का, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये मैं आपको कल इंशाल्लाह इसके स्नैपशॉट लेके सेंड कर दूंगा, वो आप सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद साउंड प्रोड्यूस इन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर इन द माउथ इज कॉल्ड द कॉन्सोनेंट। जो ऑब्स्ट्रक्शन से आती है वो कॉन्सोनेंट, और जो फ्रीली प्रोड्यूस हो जाती है बगैर ऑब्स्ट्रक्शन के वो वावल। द वर्ड सिमेंटिक मीनिंग की स्टडी होती है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू वर्ड कॉइनेज होती है, जैसे शेक्सपियर ने कहते हैं 50,000 वर्ड कॉइन किए थे। उसके बाद साइमन्स इज़ अ करैक्टर इज़ वन ऑफ द नावल। अभी हमने साइमन का करैक्टर पढ़ा है जिसको वो मारने की कोशिश करते हैं, याद करें बच्चे, तो वो किस में है, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। किस में, गॉड ऑफ, लॉर्ड ऑफ, ये किसका था, गोल्डिंग का, विलियम गोल्डिंग। विलियम गोल्डिंग का अभी हमने लॉर्ड ऑफ फ्लाइज पढ़ा है, और उसमें था विलियम गोल्डिंग ही उसका नावलिस्ट है। उसके बाद फेमस प्ले एवरी मैन इन ह्यूमर्स इज रिटन बाय बेन जॉनसन। लें जी, stay blessed and have a nice time. Hope you have enjoyed a lot in today's session. You have learned a lot of knowledge. Stay blessed and don't forget to subscribe and like our channel.